हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मेयर्स फार्मूला। स्टूडेंट्स, आप टीचर के मुंह से सुनते होंगे हमेशा क्लास में, जब कोई टीचर आता है और थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने की बात करता है तो वो हमेशा इन क्वेश्चनों में जरूर बात करता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक इसको भी लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो सीपी और सीवी में रिलेशन ही मेयर्स फार्मूला कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल टच है, इसलिए तो बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम इसको आज बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के साथ समझेंगे और सिंपल तरीके से हम बस लाना किस तरह से यूज़ करके हम इसे प्रूव करेंगे, ताकि आप एग्जाम में बेहतर पूरी स्टेप्स को कर सकें और फुल मार्क्स गेन कर सकें। स्टूडेंट्स, तो अब हम आज शुरू करेंगे मेयर्स फार्मूला। रही बात इनके नोट्स की, तो आप ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिए। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि देर हो रही है। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर अभी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री में नोट्स सारे अवेलेबल कराए गए हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वही बात कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको सब 1 बाय 1 वीडियो और आगे की पढ़ाई के भी सारे वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें सारी डेफिनेशन, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को क्लियर किया गया है और इजी वे में बनाया गया है। आप उनको पढ़ के कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करने को कहें। स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा लेक्चर आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 8 है, जिसमें मेयर फार्मूला। फिर मैं आपको बता दूं मेयर फार्मूला किसे कहते हैं। सीपी और सीवी में रिलेशन को कहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी या मेयर्स फार्मूला इज द सेम। इसको पढ़ने के लिए जितने टर्म्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखी है। यदि आप नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख सकते हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर लें। मैं फिर आपसे कहूंगा एक बार कि ये जो क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चन की तुलना में काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको बिना मिस किए जल्दी से अच्छा परफेक्ट करना है। सो स्टूडेंट, बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ एक डायग्राम दिखाया हुआ है। डायग्राम जहां पे मुझे लिखना है, मैं पूरा आपको स्टेप्स लिख के देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। कोई बात आपको क्लियर ना हो इसलिए मैं उसको 2 बार रिपीट भी करूंगा स्टूडेंट्स। तो पर हम पहले डायग्राम को देखें। डायग्राम से अब यहाँ जो लिख के रखी है मैंने बात, आप उसे मत पढ़िए, मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान दीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इसी को डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, एक वेसल दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक वेसल में 1 मोल गैस रखा हुआ है। ध्यान दें, इस बार क्वांटिटी रखी हुई है गैस की, हम वर्किंग गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना है 1 मोल। एक 1 मोल गैस को लेकर उससे डेल क्यू एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है। उस समय उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, और उससे हम जब इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर में डेल टी क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर यही बात हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। लेट डेल क्यू हीट इज गिवन टू 1 मोल आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस को हमने डेल क्यू एनर्जी दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल टी। किसके लिए? ताकि उसका टेम्परेचर डेल टी इंक्रीज हो जाए। सो स्टूडेंट, बात समझ में, क्वांटिटी कितनी ली? 1 मोल। हीट कितनी दी? डेल क्यू। टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए? डेल टी। और क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। सो यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम सब जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे साफ कहा गया है कि आपने जो गैस लिए वो 1 मोल गैस है। तो 1 मोल गैस है तो हमको साफ लिखना पड़ेगा कि m इक्वल टू 1 मोल। और s की वैल्यू हमने किस टर्म को कांस्टेंट रखा है? हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे cv। इसी में तो रिलेशन निकालना है cv और cp में, तो यहाँ s की जगह हम cv लिखेंगे। तो देखिए, डेल q इज इक्वल m की प्लेस पे हमने 1 रखा, s की जगह हमने cv रखा इंटू डेल टी। अब हमारे पास हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली डेल क्यू इक्वल टू हमारे पास टर्म होगी cv डेल टी। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में, डेल क्यू की वैल्यू हमने निकाल लिया से cv डेल टी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गए। क्या करा मैंने, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं भी हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ एक वेसल दिया है स्टूडेंट्स, और उस वेसल के अंदर 1 मोल गैस रखी हुई है, तो उसको हम डेल क्यू एनर्जी दे रहे हैं डेल टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन उस समय उसका जो है वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है डेल क्यू हीट इज गिवन टू 1 मोल आइडियल गैस। डेल क्यू हीट इज गिवन टू 1 मोल आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल टी।
इसका इससे क्या हो रहा है, डेल्टा टी टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने वो डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा इक्वेशन जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है वो लिखा है। लिखने के बाद हमने एम की वैल्यू 1 मोल रख दी, एस की जगह सी वी रख दिया, क्योंकि हमारा कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एस के प्लेस पे सी वी लिख दिया, डेल टी एज इट इज लिख दिया है। एम के प्लेस पे 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म बचती है डेल क्यू इक्वल टू सी वी डेल टी इक्वेशन प्लस के दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन में लिखा है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैंने रेड यूज किया इसमें, वहां पे आप देखिए, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयरफॉर नो एक्सटर्नल वर्क डन। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क थोड़ी वर्क होता तो वॉल्यूम एक्सपांड होता उसमें। यहाँ तो क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयरफॉर नो एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय गैस, इसलिए डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेल डब्ल्यू जैसे आता है दिमाग में स्ट्राइक होता है कि डेल डब्ल्यू हो गया है, यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा। तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख रहा है, सो वो होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। और यहाँ पे हमने खुद कह दिया है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, डेल डब्ल्यू की वैल्यू जीरो रख देंगे स्टूडेंट्स। सो डेल डब्ल्यू की वैल्यू में जीरो रख देंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क नहीं हुआ है, इसलिए वर्क जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू के प्लस पे जीरो रख देते हैं प्लस डेल यू स्टैंड। यहाँ पे स्टेप बन जाती है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 पर देखिए आप, इक्वेशन 1 उसमें भी डेल क्यू है LHS में, और 2 में भी डेल क्यू है। यदि हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आप जिसकी RHS या राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हम राइट हैंड साइड को कंपेयर, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैं कंपेयर करता हूँ, सो कंपेयर करेंगे, या साइड में कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, डेल क्यू दोनों सेम है, तो डेल यू इज इक्वल टू हमें मिल रहा है सी वी डेल टी। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इसको हम ए नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमने निकाला है, और उससे हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया। थोड़ा सा याद रखने के लिए बेहतर रहेगा, मैंने अल्फाबेट यूज कर लिया वहां पर। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई किस तरह से? हमने पहले क्यू इक्वल टू MST लगा के डेल क्यू की वैल्यू निकाली, फिर फर्स्ट लॉ लगा के उससे डेल क्यू की वैल्यू निकाली, दोनों डेल क्यू की वैल्यू को कंपेयर कर दिया, तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ए मिल गया है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, फिर वही की वही बात, फिर हमारे पास एक वेसल है। अब वेसल में क्या है, वही वो 1 मोल गैस रखी है, आइडियल गैस रखी हुई, लेकिन इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट न रखते हुए हम किसको कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वेसल है, उसमें 1 मोल गैस प्रेजेंट है, डेल क्यू एनर्जी उसे दी जा रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो रहा है, डेल टी हो रहा है। यही यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डायग्राम को समझ पाएंगे। लेट डेल क्यू हीट इज गिवन टू 1 मोल आइडियल गैस। ये देखिए डेल क्यू हीट इज गिवन टू 1 मोल आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, सो इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल टी। तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डेल टी इंक्रीज हो रहा है। अब फिर वही बात कि डेल टी इंक्रीज हो रहा है तो हम कितनी एनर्जी है उसको देखें, तो वो एनर्जी हम कैसे देखेंगे, देखिए डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी। अब स्टूडेंट्स यहां मैंने आपको फिर बात बताई थी कि एम हमने क्या लिया है, 1 मोल लिया है, तो 1 मोल है तो वैल्यू 1 मोल रख देते हैं। और एस की वैल्यू इस बार हम रखेंगे सीपी। क्यों रखेंगे सीपी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमने यहाँ कांस्टेंट प्रेशर लिया है, और प्रीवियस वाले पार्ट में, प्रीवियस डायग्राम में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था, तो हमने सी वी लिया था, या हम क्या लेंगे, सीपी लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम सीपी ले रहे हैं, सो डेल क्यू इक्वल टू, यहाँ पे एम की प्लेस पे 1, एस की जगह सीपी डेल टी। अब इसको हम स्टेप को 1 से इंटू कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो देख रहे हैं वो क्या बच रहा है, सीपी डेल टी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, सीपी डेल टी किस तरह से बचा है यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, चलिए समझने के लिए ले लें, नहीं तो कंपेयर कर लेंगे देख के। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा है, कांस्टेंट रखा है प्रेशर को, तो निश्चित रूप से वर्क तो होगा, क्योंकि इस बार वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो वर्क होगा। पिछले वाले में हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था, तो वर्क हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा है, यहाँ आप किसको रख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम तो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, तो ऑब्वियसली वर्क तो हुआ, तो हमें वर्क डिटरमाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर इफ डेल्टा वी भी इंक्रीज, देखिए यहाँ डेल्टा वी इंक्रीज हो रहा है इन वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पी, देन द वर्क डन बाय द गैस।
तो फिर गैस वर्क कर रही है, यही मैंने आपसे बताया आपको। तो वो वर्क कितना होता है, तो वर्क का फार्मूला हम जानते हैं, वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर हमारा P है और वॉल्यूम में चेंज कितना है, डेल V है। तो हमारा यहाँ पे डेल W की वैल्यू क्या आ गई, P डेल V। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लाना है, क्योंकि वर्क तो हुआ है, यहाँ पे वर्क हुआ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए हम लगाते हैं डेल Q इक्वल टू डेल W प्लस डेल्टा U। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल W की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, देखिए कहाँ है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। डेल W की वैल्यू P डेल V जो हमने एक फार्मूला लगा के निकाली है, वो फार्मूला है वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स ये डेल W की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो डेल Q इक्वल टू डेल W की वैल्यू रख दी हमने P डेल V प्लस डेल U। अब स्टूडेंट्स एक वैल्यू मैंने डेल W की पुट कर दी। अब मेरे पास एक टर्म दिख रही और आपको डेल U, और डेल U आपको याद होगा तो इक्वेशन ए अल्फाबेट में जो हमने दिया है वो इक्वेशन ए, यहाँ से ये जो इक्वेशन ए है इसकी वैल्यू हम डेल U की यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा U की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल Q इक्वल टू, देखिए डेल Q इक्वल टू वहाँ पे हमारे पास P डेल V है, वो हम वैसे रख देते हैं, P डेल V वैसे था। और डेल U की वैल्यू हमारे पास जो थी, डेल U की वैल्यू क्या थी, CV डेल T। तो वहाँ हम CV डेल T यहाँ पुट कर देते हैं, CV डेल T। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास आपने देखा कि इक्वेशन 3 थी, यहाँ इक्वेशन ही हमारे पास 4 आ गई स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 4 आ गई और इक्वेशन 3 और 4 को आप देखिए तो 3 में भी आपको डेल Q दिखेगा और 4 में भी डेल Q दिखेगा। तो फ्रॉम कंपेयर हम यहाँ लिखते हैं कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, दो कंपेयर कर दें। तो डेल Q की वैल्यू जो है यहाँ हमारे पास क्या है, CP डेल T, वो हम एज इट इज लिख लेते हैं CP डेल T। और यहाँ पे 4 का RHS क्या है, P डेल V प्लस CV डेल T। स्टूडेंट बात समझ में आई कि नहीं आपको, मैं 3 और 4 को कंपेयर कर रहा हूँ। 3 और 4 की LHS देखिए आप, 3 और 4 की LHS, 3 और 4 यहाँ पर 3 की भी LHS डेल Q है और 4 की भी डेल Q है। कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया, तो राइट हैंड इक्वल हो जाएगी। इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को यहाँ पर क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया ना, क्योंकि डेल Q की वैल्यू क्या थी, CP डेल T, और बाकी मैंने जो लिखना था डेल Q की वैल्यू वो एज इट इज मैंने यहाँ लिख दी है स्टूडेंट्स। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो टर्म है हम इसको इधर लेके आते हैं, तो CP डेल T माइनस CV डेल T। देखिए स्टूडेंट्स क्या करा मैंने, ये वाली टर्म इसके साइड चेंज करके मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये प्लस की है यहाँ पर, तो साइड चेंज करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सामने क्या बचेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा बचेगा P डेल V। आई थिंक ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों में से हमारे पास डेल्टा T कॉमन है स्टूडेंट्स, तो हम डेल्टा T कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा T कॉमन लेंगे तो CP माइनस CV, और ये डेल्टा T मैंने पीछे की ओर कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। सो सामने बच गया P डेल V। आई थिंक ये स्टेप भी क्लियर हो गई होगी आपको, P डेल V। अब देखिए डियर्स, यहाँ पे PV हम जानते हैं, गैस इक्वेशन के हिसाब से हम जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन कहती है PV इक्वल टू RT। और n क्यों नहीं लिया, क्योंकि n हमने 1 मोल कह दिया गैस को पहले से, तो इसलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो PV इक्वल टू RT। अब यदि हम P डेल V निकालें तो डेफिनेटली ये हमें R डेल T मिल जाएगा। यानी P डेल V की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, R डेल T मिल रही है। या हम P डेल V की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ P डेल V, यहाँ पे वैल्यू P डेल V की मैं पुट कर दूंगा। तो P डेल V की वैल्यू पुट करी मैंने, तो यहाँ बच गया मेरे पास CP माइनस CV डेल T इज इक्वल टू P डेल V की प्लेस पे क्या रख देंगे, R डेल T। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R डेल T, इधर भी डेल T, इधर भी डेल T। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डेल T से डेल T को कैंसिल कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास क्या बचा, CP माइनस CV इक्वल टू R, और CP माइनस CV इक्वल टू R ही हमारा क्या है, मेयर्स फार्मूला है। यानी यही हमारा मेयर्स फार्मूला या CP और CV में रिलेशन होता है। यानी CP और CV का जो डिफरेंस होता है वो R यानी गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स इसकी सारी स्टेप मैंने 1 बाय 1 आपको समझा दी पूरी तरीके से, जितनी स्टेप्स बनती हैं सारी एक व्यवस्थित तरीके से।
एक बार ज़रूर इसको शुरू से देख के इसको 2 या 3 बार बोर्ड पे या अपने कॉपी में करेंगे, रिपीट करेंगे तो सिंपल लैंग्वेज के साथ बना हुआ और स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन स्टेप्स आई थिंक समझ में आ जाएगा और फुल मार्क्स मिल जाएंगे यदि आप इस तरह से इसको लिखते हैं और समझते हैं। 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो टाइम डिक्रीज होगा आपके करने का और कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक ये सारे स्टेप्स थी और ये मेयर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट में बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर की शुरुआत में ये बात कही थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टीचर को तो ये पसंद आता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप इसको पक्का कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकें और बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकें। सो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।